अब यहाँ पर आ जाता है आपका बोर्ड एग्जाम में हर साल आने वाले क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 क्लास 10th हिंदी 70 नंबर बिल्कुल पक्का जीत सकते हैं। यहाँ पर ये इतने सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं, ठीक है। तो चलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को। वीडियो में हमने शामिल किए हैं इतने सारे मॉडल पेपर, आप देख सकते हो। यहाँ पर ये है, ठीक है, और ये है और एक ये है, 4 मॉडल पेपर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 10 वालों के लिए हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो से आपके हिंदी के 70 नंबर पूरे क्लियर होने वाले हैं, यानी पूरा सिलेबस आपका क्लियर हो जाएगा। ये एक रेवोल्यूशनरी वीडियो है, मतलब आपका 70 नंबर जो है वो पूरा आपका मैं क्लियर करवाऊंगा इस वीडियो से। बस वीडियो को पूरा देख लो, 70 नंबर मार्क्स ले लो, ठीक है। तो बस इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं हम कम से कम 10,000 लाइक, क्योंकि हमने इस वीडियो को बहुत ही मेहनत से बनाया है। लगभग 1 दिन की मेहनत इसमें शामिल है और 1 दिन की मेहनत मैं आपको 1 घंटे में देने वाला हूं। तो आप समझ सकते हो कितनी मेहनत लगी होगी। तो बस 1000 लाइक आप करवा देना, ठीक है। यही होप करता हूं और लाइक करते हो यार, आप लोग करते हो और आप करवा भी दोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं इतने सारे मॉडल पेपर। आप देख सकते हो यहाँ पर ये है, ठीक है, और ये है और एक ये है। 4 मॉडल पेपर हैं हमारे पास, पिछले 2018, 19, 20 सब के हैं। तो बस आप वीडियो को पूरा देख लो, 70 नंबर यहाँ से ले जाओ। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन और भी यहाँ पर देखे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इतने सारे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो चलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 क्लास 10th हिंदी 70 नंबर बिल्कुल पक्का। जी हाँ, तो इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर लो, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न बहुत सारे आते हैं और यही सब आते हैं और इन सभी प्रश्नों को मैं शामिल किया हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी एक जीवनी लेखक का आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं? तो इसका सही उत्तर आप लिख लीजिए, विष्णु प्रभाकर। क्या है? विष्णु प्रभाकर, ठीक है। तो ये आपकी जीवनी है, विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। जीवनी कौन सी है? आवारा मसीहा। क्या है? आवारा मसीहा। ये जीवनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आती है, तो इसको आप तैयार कर लो, ठीक है। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, ये जीवनी है विष्णु प्रभाकर जी की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर है, संस्मरण विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया है संस्मरण विधा के एक लेखक का नाम लिखना है। तो यहाँ पर क्या आप बता सकते हैं? तो पहला एक लेखक दिया है, मैं आपको 2 बता देता हूँ। तो मैं एकदम सरल बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पर आप पहला लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। और यहाँ पर ये लेखिका भी हैं और लेखक में भी आप शामिल कर सकते हैं। और दूसरा आपका हो जाता है क्या क्या? एक लेखक का नाम लिखना है। कभी कभी एग्जाम में दूसरे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना बस। तो महादेवी वर्मा के बाद आप लिख सकते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। अब इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो भी मैं आपको बता ही देता हूं। तो महादेवी वर्मा की जो है महत्वपूर्ण रचना है, मतलब संस्मरण विधा है, वो है अतीत के चलचित्र। क्या है? अतीत के चलचित्र। तो कभी पूछ भी सकता है कि अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है, तो आप इसमें से आसानी से बता सकते हो। एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। और राम वृक्ष बेनीपुरी की जो महत्वपूर्ण रचना है वो क्या आप बता सकते हैं? एक और लिख सकते हैं इधर, स्मृति की रेखाएं, ठीक है। और राम वृक्ष बेनीपुरी की क्या हो जाएगी आपकी? राम वृक्ष बेनीपुरी की हो जाएगी आपकी माटी की मूर्तें। क्या हो जाएगी? माटी की मूर्तें, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया था पिछले साल। अगर मैं आपको पेपर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आया था क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम लिखिए। तो मैंने बताया था महादेवी वर्मा। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि यहाँ पर दिया संस्मरण विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। कभी कभी 2 पूछ लेता है, फिर रचना नहीं पूछेगा, या ऐसे पूछ सकता है कि संस्मरण विधा के किसी एक लेखक का नाम तथा उसकी एक रचना का उल्लेख कीजिए, तो भी आपका क्वेश्चन इसी तरीके से बन जाता है। मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि आप सब कुछ सॉल्व कर सको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखिए। तो क्या आप बता सकते हैं? तो गद्य गीत लेखक का नाम आप लिख दीजिए रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर।
और क्या हो जाएगा, क्या आप बता सकते हैं? और भी भाई जो गद्य लिखते हैं आप जयशंकर प्रसाद लिख दीजिए, ठीक है, जय शंकर प्रसाद। और इनकी एक एक रचना आप याद कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद। अब ये रचना आपको आगे चल के पता चल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आ जाता है, रेखा चित्र साहित्य के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अगर मैं आपको पेपर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेखा चित्र साहित्य का क्वेश्चन आया हुआ था। रेखा चित्र साहित्य के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए, और वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो रेखा चित्र साहित्य के 2 लेखक क्या आप बता सकते हैं? आपका चौथा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप पहला फिर से लिख सकते हैं महादेवी वर्मा। क्या लिख सकते हैं? महादेवी वर्मा। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? फिर से रामवृक्ष बेनीपुरी। जो संस्मरण लिखे हैं वही रेखा चित्र भी लिखते हैं। तो आप लिख सकते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, बस रचनाएं अलग हो जाती हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, तो वही लिख दीजिए। आप एक और लिख सकते हैं चाहें तो, मैंने इसमें आपको बताया, इस पेपर में लिखा हुआ हूँ विनय मोहन शर्मा, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन आप महादेवी वर्मा की जो है संस्मरण विधा लिख सकते हैं। मेरा परिवार, या मैंने जो ऊपर बताया वो संस्मरण भी है और रेखा चित्र भी है, जो है स्मृति की रेखाएँ, ठीक है, स्मृति की रेखाएँ, मेरा परिवार, ये सब की रेखाएँ। तो इसको आप तैयार कर लीजिए। आगे आपका है रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना आप बता सकते हैं। फिर से माटी की मूर्तें हैं, तो रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाती है। इनकी भी फिर से आपकी माटी की मूर्तें, ठीक है। और यहाँ पर तो फिर से आप लिख दीजिए माटी की मूर्तें, ठीक है, माटी की मूर्तें। अब देखिए यहाँ पर ये रेखा चित्र है, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा गलती शायद की, माटी की मूर्तें नहीं होगी, तो यहाँ पर इसकी जगह आप दूसरा लिख दीजिए जंजीर और दीवारें, ठीक है। क्या लिख देंगे? जंजीर और दीवारें। ये भी इनकी एक रचना है, ठीक है। वैसे आप लिख सकते हैं क्योंकि रेखा चित्र और संस्मरण दोनों होती हैं एक ही रचना है, ठीक है, ज़्यादातर होती हैं, तो आप लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आगे देखिए, रिपोर्टाज साहित्य विधा के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका आया है, रिपोर्टाज साहित्य के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसका आप आंसर सही लिख देंगे। क्या लिख सकते हैं? 5वां क्वेश्चन आपका हो जाता है, विष्णु प्रभाकर तथा प्रभाकर माचवे। क्या लिखेंगे? विष्णु प्रभाकर, ये क्या थे? प्रभाकर, तथा प्रभाकर माचवे। क्या है? माचवे। ये हैं 2 आपके रिपोर्टाज साहित्य विधा के 2 लेखक, ठीक है। वैसे विष्णु प्रभाकर की जीवनी भी है, आप जानते होंगे, ठीक है, तो आवारा मसीहा, तो ये जीवनी लेखक भी थे। तो जीवनी लेखक पूछे तो भी आप इन्हीं को लिख देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ जाता है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। ये लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में आती है। मैं अगर आपको पेपर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये एक पेपर है जिसमें पूछा गया था मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो चलिए आपको बताते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, तो 6वां क्वेश्चन आपका हो जाता है। इसमें आप लिखेंगे मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो ये है आत्मकथा। कौन सी है? आत्मकथा। मेरी यहाँ पर बोला ही गया है, तो आप आसानी से याद कर सकते हो कि मेरी असफलताएं। आत्मकथा होती क्या है? जो खुद के बारे में लिखना, ठीक है, आत्मकथा। अब ये इसको किसने लिखा है? तो मेरी असफलताएं को किसने लिखा है? तो इसको आपको मैं हमेशा बोलता हूँ और हमेशा बताता हूँ कि याद रखना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हमारे लिखे हैं गुलाब राय जी ने। कौन लिखा है? गुलाब राय, ठीक है। तो इसको याद रखना, और मैं कम्युनिटी टैब में भी इसको बहुत ज़्यादा पोस्ट करता हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम ये आने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका आ जाता है, अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पर लेखिका नहीं लिखा है, लेखक लिखा है, लेकिन तब भी आपको लिखना है महादेवी वर्मा। क्या लिखना है? महादेवी वर्मा। ये कौन सी विधा है आप बता सकते हैं? मैंने ऊपर आपको बताया संस्मरण विधा है। क्या है? अतीत के चलचित्र कौन सी विधा है? संस्मरण। तो आप लिख देना संस्मरण, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो क्या आप बता सकते हैं? हमेशा मैं बताता हूँ, ये वाली भी जो रचना है वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी बोर्ड एग्जाम में आई हुई थी, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको पेपर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। तो कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, चाहे बोले चाहे गद्य विधा की रचना है, बात एक ही है। तो कलम का सिपाही आप बता सकते हैं, कमेंट करना 8वां क्वेश्चन का। मैं आपको बता देता हूँ कि कलम
कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो वो है आपका जीवनी, ठीक है। और इसको किसने लिखा है, क्या आप बता सकते हैं? तो आप कमेंट किया करिए ताकि आपको याद रहे। इसको लिखा है अमृत राय जी ने, अमृत राय। यहाँ पर थोड़ा समझना फ़र्क, इसको लिखा है अमृत राय जी ने, लेकिन अमृत राय की जीवनी नहीं है ये है प्रेमचंद जी की जीवनी। किसकी है? प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद की कलम का सिपाही। जीवनी क्या होती है? जो लेखक होता है वो दूसरे लेखक के बारे में लिखता है, उसके महान गुण, जीवनी वही होती है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। महिला आंचल के रचनाकार का नाम लिखिए। तो क्या है महिला आंचल के रचनाकार का नाम? मैंने हमेशा इसको भी डालता हूँ क्वेश्चन पर। तो ये है आपका फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। तो बस वीडियो को लाइक फटाफट से कर दो। आगे बढ़ते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। और यहाँ पर आगे अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 10वां। चिंतामणि के रचनाकार का नाम लिखिए। तो चिंतामणि के रचनाकार का नाम हो जाता है हमारे, हमेशा बोलता हूँ, ये किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आता है, आप देख सकते हैं, ये आया हुआ था, देखिए चिंतामणि। और भी कई क्वेश्चनों में बना हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। तो आप बता सकते हैं, तो आप लिख दीजिए आराम से, किसी भी को सही हो जाएगा, ठीक है। 11वां क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए विष्णु प्रभाकर। क्या लिख देंगे? विष्णु प्रभाकर। 2 ऐसे आपको याद कर लेना है। विष्णु प्रभाकर की जीवनी कौन सी है? आप जानते हैं, आवारा मसीहा, ठीक है। कौन सी है? आवारा मसीहा। इसको मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो भी मैंने यही क्वेश्चन, आप देख सकते हैं एक से क्वेश्चन जो है अटैच्ड होते हैं, ठीक है, मतलब कंबाइंड होते हैं। क्वेश्चन में अगर गहराई तक जाओगे तो बहुत सारे, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाता है। 2 याद कर सकते हो। तो यहाँ पर विष्णु प्रभाकर की आप लिख सकते हो आवारा मसीहा। वैसे जीवनी जो है, जीवनी लेखक एक और आप लिख सकते हो, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, ठीक है, उसको लिख सकते हो। ये कलम का सिपाही आपको मैंने बताया था, तो कलम का सिपाही देखिए अमृत राय। तो अमृत राय भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। क्या लिख सकते हो? अमृत राय। तो मैं लिख ही देता हूँ, चलिए, अमृत राय। इनकी जीवनी क्या है? सॉरी, इसको जोड़ के लिखना चाहिए था, ठीक है। तो अमृत राय, आप बताइए कौन से, आप इसका कमेंट कीजिए, ठीक है, अमृत राय की कौन सी जीवनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, मैंने आपको पीछे बताया ना, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक का नाम लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो बस आप फटाफट से वीडियो को लाइक करते जाओ, और ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि संस्कृति के जो लेखक हैं वो कौन हैं। तो यहाँ पर आपका 12वां क्वेश्चन हो जाता है रामधारी सिंह दिनकर जी का, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाता है जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक का नाम लिखिए। क्या आप बता सकते हैं? अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए, तो भी आप लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि जो ये रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, ये है निबंध। क्या है? निबंध। साथ में हर चीज़ आपको बता देता हूँ, तो आपको हर चीज़ क्लियर रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निबंधकार भी हैं, और हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी निबंधकार हैं। उनका निबंध क्या था? चिंतामणि, आप जानते होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक का नाम लिखिए। तो कौन है जन्मेजय का नागयज्ञ? तो ये हैं आपके हमारे जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। एक घूंट अगर पूछ ले तो भी जयशंकर प्रसाद। मैं आपको पूरी रचना इनकी बता दूं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, करुणालय, महाराणा का महत्व, शोकोच्छ्वास और एक घूंट, ये सब क्या है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ये सब इनके नाटक हैं, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का है। और ये कौन सी विधा है? तो ये है आपकी नाटक, ठीक है। अगर विधा पूछ ले किसी एक नाटककार का नाम लिखिए, तो आप लिख देना जयशंकर प्रसाद। अगर पूछ ले किसी एक नाटककार का नाम तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, और जन्मेजय का नागयज्ञ उनकी रचना हो जाएगी। तो देखिए एक साथ कई क्वेश्चन क्लियर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। तो किसी एक एकांकीकार का नाम क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है हमारे? राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा। अगर पूछे किसी एक एकांकी विधा का नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे फिर इनका एकांकी है दीपदान, ठीक है।
तो एक साथ कई क्वेश्चन घुमा फिरा पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे 14 क्वेश्चन हुए हैं, मैंने टोटल लिए हैं 25 क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से आएंगे, आप देख लेना, ठीक है। बस इनको आप तैयार जरूर कर लेना, मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को फटाफट से लाइक करते जाओ। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, किसी एक यात्रा व्रत लेखक का नाम लिखिए। तो क्या आप बता सकते हैं किसी एक यात्रा व्रत लेखक का नाम? तो यहाँ पर हो जाता है आपका राहुल संकृत्यायन। क्या हो जाता है? और ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से पूछेगा, ठीक है। राहुल संकृत्यायन, क्या हो जाएगा? संकृत्यायन, ठीक है, राहुल संकृत्यायन। और इनकी रचना जो है वो क्या हो जाती है? किन्नर देश में, ठीक है। किन्नर मतलब आप जानते हो ना, जो छक्का छक्का बोलते हैं किन्नर होते हैं, वैसे हंसना किसी के ऊपर नहीं चाहिए। किन्नर देश में, उन्हीं के बारे में मतलब इन्होंने घूमा और फिर लिखा। ये क्या है इनकी रचना? यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। यात्रा वृत्तांत अगर पूछ ले तो भी वही बात है, और यात्रा पूछ ले तो वो भी वही बात है। किसी एक यात्रा लेखक का नाम लिखो, ठीक है। तो आप राजेंद्र प्रसाद भी लिख सकते हैं, उन्होंने भी लिखा है। आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है? इसको मैंने पीछे आपको बताया, लेकिन फिर से मैंने शामिल किया। लेकिन फिर से क्या, ये दूसरा मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ था, ठीक है। किसी एक, क्या मैंने पूछा था, आवारा मसीहा किस विधा की रचना, क्या आप बता सकते हैं? तो मैंने आपसे पूछा था ना कि किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए, तो मैंने आवारा मसीहा आपको बताया था। तो ये हो जाएगी आपकी क्या है? आवारा मसीहा किस विधा की रचना थी? ये है जीवनी। और इसको किसने लिखा है? तो आवारा मसीहा को हमारे किसने लिखा है बता सकते हैं? विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, सॉरी प्रभाकर। और कलम का सिपाही एक है, आप जानते होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 17वां क्वेश्चन आ जाता है, किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। ये आपके पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, मैंने आपको बताया था। क्या आप बता सकते हैं? कमेंट करके जल्दी करिए 17वां क्वेश्चन। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। तो नाटककार आप लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन लिख सकते हैं? जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनके नाटक आप लिख सकते हैं, बहुत सारे नाटक हैं, मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट जो है। चंद्रगुप्त भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, अजातशत्रु, कामना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, कामना, राजश्री, ठीक है, राजश्री। ये आपके हो जाते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। और एक ध्रुव स्वामिनी आप पढ़े होंगे, वो कामायनी इनका महाकाव्य है, आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका हो जाता है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी भी है आपका, ठीक है। इसमें ध्रुव स्वामिनी आप शामिल कर सकते हैं, ध्रुव स्वामिनी। तो एक दो याद कर लीजिए आप, इम्पॉर्टेंट तो वैसे इनके सभी हैं, जितने भी आपके चैप्टर में लेखक हैं, कवि हैं, उनकी रचनाएं जरूर याद कर लें, फिर बाहरी बाद में याद करें। इंद्रजाल के लेखक का नाम लिखिए। ये आपका हो जाता है 18वां क्वेश्चन। इंद्रजाल के लेखक का नाम क्या आप बता सकते हैं? इंद्रजाल के लेखक का नाम भी जयशंकर प्रसाद जी है। जयशंकर प्रसाद जी लगभग सब कुछ लिखे हैं, कहानी, नाटक, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर ये हो जाता है जयशंकर प्रसाद। ये क्या है? इंद्रजाल। इंद्रजाल इनकी कौन सी विधा है? कहानी। तो आप लिख लेना, इंद्रजाल जो है वो है कहानी, ठीक है, कहानी। अब यहाँ पर और भी बता देता हूँ, आकाशदीप अगर पूछ ले तो भी इनकी कहानी है, ठीक है, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, ठीक है, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, ये भी क्या है? इनकी कहानी है, ठीक है। यानी तीनों कहानी है, इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया, छाया भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 19वां क्वेश्चन आता है, सेवा सदन के रचनाकार का नाम लिखिए। तो क्या आप बता सकते हैं सेवा सदन का रचनाकार का नाम? तो सेवा सदन के रचनाकार हमारे मुंशी, अब आप जान गए होंगे, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद हैं। देखिए चंद हैं, चंद्र बहुत सारे लोग लगा देते हैं, ठीक है। इनकी क्या, ये सेवा सदन इनका क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। आप पढ़े हैं कि नहीं? उपन्यास, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है उपन्यास। इनके और भी उपन्यास हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, आपके इनके और भी उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी एक उपन्यासकार का नाम लिखिए। इसी से मैंने क्वेश्चन रिलेट कर दिया ताकि आपको याद हो जाए।
तो उपन्यासकार का नाम आप फिर से लिख देंगे मुंशी प्रेमचंद, केवल प्रेमचंद लिख देंगे तो भी काफ़ी है, ठीक है, चंद। और इनकी जो उपन्यास हैं वो कौन कौन सी हैं, क्या आप बता सकते हैं उपन्यास? तो इनकी उपन्यास विधा जो हैं वो कौन कौन सी हैं? इनके उपन्यास जो हैं गोदान, ठीक है, गबन, सेवा सदन निर्मला, सेवा सदन और निर्मला, ठीक है, निर्मला। तो ये इनकी उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका आ जाता है रस मीमांसा के लेखक का नाम लिखिए। तो बताइए आप रस मीमांसा के लेखक का नाम, जल्दी कमेंट कीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 21वां है। तो रस मीमांसा त्रिवेणी सूरदास आप पढ़े हो कि नहीं? ये तीनों आलोचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप लिख देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सब इम्पॉर्टेंट है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में लगभग आती हैं। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा और संस्कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक का नाम क्या आप बता सकते हैं? कमेंट जरूर किया करिए हर बार पॉज करके वीडियो। शिक्षा और संस्कृति के लेखक हमारे राजेंद्र प्रसाद, आप लिखेंगे डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर जरूर लगाया करिए, इससे अट्रैक्टिव हो जाता है आपका आंसर, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, तो ये हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब आगे है तितली किस विधा पर आधारित रचना है? तो क्या आप बता सकते हैं? तितली है हमारे जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास, ठीक है, तो आप लिखेंगे उपन्यास। इसको किसने लिखा है तितली को? तो लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा जयशंकर प्रसाद, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि अगर आपसे पूछ ले किन्हीं दो उपन्यासकार का नाम लिखिए तो भी आप लिख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ भी कठिनाई ना हो। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाता है हिमालय की पुकार के लेखक का नाम लिखिए। तो हिमालय की पुकार के लेखक का नाम क्या आप बता सकते हैं? तो हिमालय की पुकार, तो ये है आपके जो लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी हैं। कौन है? जयप्रकाश भारती, एक धर्मवीर भारती है। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। आगे देखते हैं आलोचना, ठीक है, ये कौन सी विधा है? आलोचना, सॉरी आलोचना। तो आप देख लेना जो भी गलती हो आप सुधार लेना और इनको नोट कर लेना अपने कॉपी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाता है पंचपात्र के लेखक का नाम लिखिए। तो पंचपात्र के लेखक का नाम क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए। अब तो देखिए पंचपात्र के जो लेखक हैं हमारे वो कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल, बहुत बड़ा नाम है, पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, बख्शी। तो ये आपका हो जाता है। और ये क्या कौन सी विधा है? पंचपात्र। तो ये आपकी हो जाती है निबंध। क्या है? निबंध। तो बस आप सुधार लेना इन सबको, वैसे आप समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब यहाँ पर क्या आ जाता है क्वेश्चन आपका, ये हर साल आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाता है आपका बोर्ड एग्जाम में हर साल आने वाले क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर है बोर्ड परीक्षा में हर साल आने वाले प्रश्न। पहला आपका दिया है रीतिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। प्रवृत्ति बोले या विशेषता, आपको केवल इसी को लिखना है क्योंकि प्रवृत्ति का मतलब विशेषता ही है, ठीक है। तो रीतिकाल की दो विशेषताएं आप लिख सकते हैं, श्रृंगार रस की प्रमुखता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो अब थोड़ा प्रोफेशनल दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रीतिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख आपको लिखना है, श्रृंगार रस की प्रमुखता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। बस इतना आपको याद करना है, 2 नंबर ले लेने हैं। अब देखिए रीतिकाल के किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए। कभी कभी आ जाता है या बोलेगा रीतिकाल की एक प्रवृत्ति और एक लेखक का नाम लिखिए, या बोलेगा रीतिकाल के एक लेखक तथा उसकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। इस तरीके से पूछेगा, 2 नंबर तभी तो आपको मिलेगा। तो भाई क्वेश्चन ये हमेशा आता है लेकिन बदल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि रीतिबद्ध शाखा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए एवं रचना लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाता है बिहारी सतसई। देखिए बिहारी जी तो हमारे थे, उनकी रचना है सतसई, ठीक है। तो बिहारी जी थे रीतिबद्ध शाखा के कवि। आगे केशव दास की रचना है रामचंद्रिका और ये भी रीतिकाल के कवि थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं छायावाद युग की कोई
दो विशेषताएं लिखिए। तो छायावाद युग की कोई दो विशेषता क्या आप बता सकते हो? तो देखिए यहाँ पर प्रेम सौंदर्य का चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण। बस बिल्कुल सिंपल मैंने लिया है हर चीज़ ताकि आपको याद हो। प्रेम सौंदर्य का चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण, छायावाद युग। और छायावाद युग जो है वो उनके जो मतलब जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद युग भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है वैसे। तो प्रेम सौंदर्य का चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण। अब देखिए इनके जो लेखक हैं, सॉरी कवि हैं, वो हैं जयशंकर प्रसाद। उनकी जो रचना है कामायनी और झरना है। महादेवी वर्मा जी हैं दीपशिखा। तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात बताऊं, यही क्वेश्चन आपका पूछ लेगा कि छायावाद युग की कोई दो विशेषताएं लिखिए। अगर पूछे तो ठीक है, अगर पूछे छायावाद युग के कोई दो लेखक कवि लिखिए, कवियों के नाम तो ये लिख देंगे। या पूछे छायावाद युग की एक विशेषता और एक उसकी एक लेखक का नाम लिखिए और एक रचना लिखिए, तो इसमें से सब क्वेश्चन बन जाएंगे। बस इतना याद करना है और 2 नंबर इसमें भी आपको मिल जाएगा। मतलब हर साल आते हैं ये, और मैं आपको पेपर में भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हर साल क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये देखिए हर साल क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, आप देखो। ये देखो, रीतिकाल की दो विशेषताएं बताइए, प्रगतिवाद युग की दो प्रवृत्तियां बताइए, प्रीप्रवास के रचयिता का नाम लिखिए। अगर मैं इसको दिखाऊं, ये देखिए रीतिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, छायावाद काल के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, प्रयोगवादी काव्यधारा की किसी एक प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए, 1 नंबर। और भी मैं अगर क्वेश्चन दिखाऊं, हर जगह मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, द्विवेदी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, प्रयोगवादी काव्यधारा की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए, छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखिए। ये भी देखिए कितने सारे मैं आपको दिखाऊं, बस आपको ये तैयार कर लेना है आंख बंद करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये है आपका, इतना पूरा हो जाता है। आगे देखिए इनकी रचना याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की मुंह दिखाई करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन रहा, प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं बताइए या प्रवृत्तियां लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला सामाजिक असमानता और पूंजीपतियों के अत्याचारों के प्रति विद्रोह की भावना। ये बड़ा है लेकिन याद होने वाला क्वेश्चन, इसीलिए मैंने लिया है, क्योंकि आप हमेशा देखते हो कि भाई जो प्रगतिवाद का मतलब यह है कि प्रगति करना, मतलब आगे बढ़ना। अब कोई आगे बढ़ेगा तो आप जानते हैं जो जमींदार थे पहले किसानों को परेशान करते थे या किसी को भी, तो जो लेखक थे, कवि थे या लेखक कह लो, तो वो क्या किए कि इनके खिलाफ विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। इनके खिलाफ क्या है, अत्याचार के खिलाफ क्या करना, विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि सामाजिक असमानता, मतलब जो समाज में असमानता है, भेदभाव, जाति पात, ठीक है, तो सामाजिक असमानता और पूंजीपतियों के अत्याचारों के प्रति विद्रोह की भावना। आगे है आपका क्रांति की भावना। अब विद्रोह की भावना का मतलब ये क्रांति की भावना, लेकिन 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। तो देख सकते हैं मैंने कितना आपको इतना आसान बनाकर लिखा है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका देखिए है आगे क्वेश्चन, प्रगतिवादी काव्यधारा के 2 कवियों के नाम लिखिए और उनकी एक एक रचना का नाम उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही आपका प्रगतिवादी युग की जो यहाँ पर है ये वाला, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी जो यहाँ पर रचना है वो है कुकुरमुत्ता काव्य है, ठीक है ये। और रामधारी सिंह दिनकर, इनके दिनकर जी का है कुरुक्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर गलती हुई है तो माफ़ करना। आगे सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचना है चिदम्बरा। एक एक याद कर लो, बहुत है। तो अब देखो यहाँ पर आगे क्वेश्चन, ठीक है, तो इनको आप तैयार कर लो, ये हर साल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्वेश्चन आता है ये, द्विवेदी युग के द्विवेदी युग की 2 विशेषताएं एवं 2 कवि एवं उनकी रचना का नाम याद करो। यहाँ पर मैंने याद करने के लिए आपको बोला है, मैं नहीं बताया हूँ, तो आप याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया था, मैंने आपको दिखाया है। ये देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, द्विवेदी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, तो इनमें से क्वेश्चन आएगा आपका। अब देखिए आगे, प्रयोगवादी या नई कविता युग, अगर बोले तो भी इसी को लिखना है, ठीक है। प्रयोगवादी कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए, उनके मैंने आपको कवि के नाम भी लिख दिए हैं। अगर बोले नई कविता युग के प्रमुख 2 कवि तो भी वही लिखेंगे, ठीक है, वही हैं। तो देखिए यहाँ पर कुंठा और निराशा का स्वर, कुंठा है और निराशा तुझा उनका स्वर था। आगे मुक्तक शैली का प्रयोग, एकदम सिंपल है, आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आ जाता है 2 कवियों उनकी रचना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो है वो हैं प्रयोगवादी कविता के कवि, ठीक है। तो उनकी रचना है आंगन के पार द्वार, ठीक है, आंगन के पार द्वार। आगे धर्मवीर भारती, उनकी रचना है कनुप्रिया, इंपॉर्टेंट है तो याद कर लेना। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, वो आ जाता है जीवन परिचय,
तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो है, अब इसके बाद ये रचना है तो आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें आपको मिल जाएगा 10 नंबर पूरा, ठीक है। 10 नंबर आपका क्लियर मैंने करवा दिया। अब यहाँ पर आगे आ जाता है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको तो आप कर ही लोगे, ठीक है, संदर्भ और व्याख्या, क्योंकि आपको पाठ का नाम याद होना चाहिए और बस इसी में से आप फिर रगड़ देना अर्थात करके, तो ये हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी है, एक वीडियो में जाकर देख सकते हो, हिंदी की प्लेलिस्ट है, हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न, तो जाइए वहाँ पर चेक कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दी गई हैं। आगे देखिए, यहाँ पर ये भी आपका 4 नंबर का आता है, काव्य की, ठीक है, काव्य, तो ये भी 6 नंबर का और 6 नंबर का वो भी आता है, ठीक है। तो अब 6 नंबर इनको तो आप क्लियर ही कर लोगे, ठीक है, तो कर लेना आप इनको। अब आगे बढ़ते हैं, अगला आपका प्रश्न आता है फिर, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उसकी एक रचना का नाम। तो अब यहाँ पर आपको सॉल्व कर लेना है इन जीवन परिचय को। तो मैंने इनकी वीडियो पहले ही बना दी है समझा कर पूरा, तो आप जाइए, हमारे हिंदी की प्लेलिस्ट है हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न, तो उनको आप देख लीजिए। हिंदी महत्वपूर्ण जीवन परिचय, बस जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयप्रकाश भारती, इन तीनों का याद करना है और 3 नंबर आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं हर साल आते हैं ये प्रश्न, तो मुझे बताने की ज़रूरत अब नहीं है। तो लाइक करिए वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो आपको पूरा इसमें इसी तरीके से लिख देना है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता एक व्यापारी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर हुई। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा सीख ली। उच्च शिक्षा के लिए सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, परंतु वहाँ पर इनका मन नहीं लगा और 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए और विद्यालय छूट गया। मात्र जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद इनके माता की भी अकाल मृत्यु हो गई, अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी ने किया करते थे, परंतु कुछ समय बाद इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असामयिक मृत्यु हो गई, ठीक है, अकारण नहीं होगा, यहाँ पर असामयिक लिखना, ठीक है, अकारण नहीं होगा, असामयिक मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से ये अंदर ही अंदर टूट गए और संघर्ष और चिंताओं ने इनके स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर हिंदी के हमारे महान नाटककार, निबंधकार, कहानीकार सन 1937 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए। मतलब इनका जन्म हुआ था। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, तो इस तरीके से आपका शॉर्ट में हो जाता है, लिख लीजिए और बार बार रिपीट कीजिए। 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ काशी में, ठीक है, और पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था, आप जानते ही हो। और उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, भाषा हिंदी, संस्कृत, उर्दू आदि सीखे। उच्च शिक्षा इनका क्वींस कॉलेज यानी विद्यालय छोड़ दिया, बाद में 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए। मात्र 12 वर्ष की आयु पर पिता की मृत्यु हो गई। शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई शंभूनाथ जी ने किया। इनकी पत्नियों की भी मृत्यु हो गई। ये सब चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और ये हमारा जीवन परिचय बहुत ही वायरल है, आप सर्च करेंगे तो पहले नंबर पर रैंक करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे जीवन परिचय की ओर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ये भी आपका आएगा 3 नंबर का, तो याद कर लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई और मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। इसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक है, पहले इन्होंने क्या किया कि नौकरी की, उसके बाद ये न्यायालय में नौकरी जब कर ली मिर्ज़ापुर के, तब इन्होंने फिर न्यायालय की नौकरी छोड़ दी और क्या हुआ कि चित्रकला के अध्यापक हो गए। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर
इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नगरी प्रचारणी सभा में सम्मान सहित बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। ये इम्पॉर्टेंट है तो मैंने रेड से लिख दिया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई और कुछ दिनों पश्चात ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। ठीक है, अध्यक्ष हो गए। स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंधकार साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में दिवंगत हो गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं आप याद कर सकते हैं, चिंतामणि, विचार भीति, आलोचना, रस मीमांसा, त्रिवेणी और सूरदास। तो ये इनकी हो जाती है। अब उसके बाद आप राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय याद कर सकते हैं, या आप यहाँ पर शॉर्ट में, और बाकी आपको मैं जल्दी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो देखिए जन्म कब हुआ, 1936 ईस्वी में, यूपी के मेरठ में। ठीक है, आप जानते होंगे मेरठ। पिता का नाम रघुनाथ सहाय था। प्रारंभिक शिक्षा आप बताना कमेंट में, उच्च शिक्षा आप बताना, भाषा भी आपको बताना है। मृत्यु 2005 ईस्वी को हो गई। और रचनाएं हैं हिमालय की पुकार, अनंत आकाश। ठीक है, ये इनकी रचनाएं। और भी रचनाएं हैं, ठीक है, अनंत आकाश, अथाह सागर, विकास की अनुभूतियाँ, देश हमारा, चलो चांद पर चलें, ये सब, बर्फ की गुड़िया, और क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत का संविधान, तो दुनिया रंग बिरंगी। तो ये दो इम्पॉर्टेंट हैं, हिमालय की पुकार और अनंत आकाश। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक हम अपने पेपर में देखते हैं, विभाग भविष्य। चलिए लिख लेते हैं। देखिए इसके बाद हमारा कवि परिचय आ जाता है, और कवि परिचय में हमारा आता है सूरदास और तुलसीदास, सुमित्र नंदन पंत। इन तीन का आपको याद करना है। तो हम चलिए बताते हैं सूरदास का जीवन परिचय। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी यानी संवत 1535 ईस विक्रमी के लगभग आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को भी मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। सूरदास जी जन्म से जन्मान थे या नहीं, विद्वानों में मतभेद हैं। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना मनोहरिक चित्रण किया है, या इतना मनोहरिक वर्णन किया है, जो आँखों के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। और क्या हुआ कि भाई गौ घाट पर रहकर विनय और कृष्ण के लीलाओं का गान किया करते थे, ऐसे भी लिख सकते हो, या गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। इन्होंने वल्लभाचार्य जी को स्वरचित पद गाकर सुनाया, या ऐसे लिख सकते हो कि एक बार वल्लभाचार्य जी गौ घाट पर गए और वहाँ पर ठहरे, और सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी को स्वरचित पद गाकर सुनाया। तभी से इनके वल्लभाचार्य जी गुरु बन गए, यानी वल्लभाचार्य जी ने इनको सलाह दिया कृष्ण की लीलाओं का गान करने के लिए। आगे देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वल्लभाचार्य जी गुरु बन गए। वल्लभाचार्य जी ने इनको कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया, और ये कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। वल्लभाचार्य जी ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का भार सौंप दिया था। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग गोवर्धन के पास पौरसौली नामक ग्राम में हो गई थी। ठीक है, ये आपका हो जाता है सूरदास का जीवन परिचय। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखिए, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली। तो यहाँ पर एक प्रचलन है कि साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर की सरावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। इसको याद कर लेंगे तो रचनाएं याद हो जाएंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तुलसीदास जी के जीवन परिचय की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय क्या है। ठीक है, तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखिए, ये भी आपका वही है। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी यानी संवत 1589 विक्रमी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। वैसे चित्रकूट जिला लगता है अब, क्योंकि हमारे बगल में ही है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। ठीक है, सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि फिर कारण लिख सकते हो, क्योंकि बचपन में ही जब ये पैदा हुए तो इनको मुंह से शुरू में हे राम निकला, तो ऐसे आप लिख सकते हो। ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। इनके गुरु स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। कहा जाता है कि इनके जन्म के समय ही 32 दांत मौजूद थे। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। जैसे मैं लिखा हूँ वैसे लिखोगे, बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। वैसे आप चाहो तो मेन हेडिंग ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, रत्नावली के साथ इनका क्या हुआ, विवाह हो गया रत्नावली के साथ। आगे देखिए क्या हुआ, ये अपनी पत्नी के क्या हुआ, प्रेम में
बहुत अनुरक्त रहते थे, मतलब अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान से वेद पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त किया। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ या बीता। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी के लगभग हुई। अब इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी के लगभग हुई, क्योंकि यार मालूम किसी को नहीं होता, इतने जो पुराने हमारे कवि थे किसी को भी नहीं मालूम कि कब हुआ, बस केवल एक अंदाज़ा लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। अब देखिए थोड़ा कहानी है पूरी की। रत्नावली ये आधी तूफान का सामना करते हुए रात को अपने मतलब ससुराल जा पहुँचे। ठीक है, वहाँ पर इनकी पत्नी ने ऐसा करने के लिए बहुत डांटा, जिसके कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, जिस कारण से ये फिर काशी चले गए। अपने पत्नी के डांट के कारण मैंने लिख ही दिया है, तो मेन टॉपिक मैंने लिखा है, इतना ही बड़ा आपको लिखना है। और आप चाहो तो शामिल कर सकते हो, उसमें क्या है, एक पेज में आपको जीवन परिचय लिख देना है। अब चलिए बढ़ते हैं अगला, सुमित्रानंदन पंत के जीवन परिचय की ओर। तो ये हमारा आ जाता है सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय। ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप देख लीजिए 3 जीवन परिचय ही आपको याद करना है, कवि परिचय। तो देखिए यहाँ पर श्री सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1907 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। अतः इनका पालन पोषण पिता और दादी के गोद में हुआ, इसलिए इन्हें प्रकृति की गोद बोला जाता है ना, प्रकृति की गोद में हुआ। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके जिला अल्मोड़ा में ही हुई और उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी गए और यहाँ से इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने अपने बीए की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में प्रवेश लिया। क्या किया कि इन्होंने अपने बीए की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। जितने भी कवि थे, लेखक थे, देख सकते हो उनका विद्यालय पहले ही छूट जाता था, लेकिन फिर भी इतने महान कवि बने। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके मार्क्स अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे आते हैं तभी आप सक्सेस कर सकते हो, तो कभी भी डिमोटिवेट ना होना। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ और इस पर मैं वीडियो भी लाऊंगा, जो कि स्टूडेंट गलत कदम उठा लेते हैं मार्क्स के चक्कर में। हाँ, आप एक कोशिश करो, नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखो, इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। बचपन से ही प्रकृति के सुरम्य आंचल में रहने के कारण प्रकृति के प्रति अटूट आकर्षण था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। आप देखेंगे कि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं बहुत ही मतलब अनोखी हैं एक प्रकार से। इनकी मतलब प्रकृति के मतलब प्रकृति से रिलेटेड ही हैं। अभी आगे इनकी रचनाएं देखिए। काव्य संग्रह इनका जो है रचनाएं देखिए। इनकी मृत्यु जो है 1977 ईस्वी को हो गई और उसके बाद काव्य संग्रह आ जाएगा लोकायतन, चिदम्बरा, युगवाणी, पल्लव, वीणा आदि। ठीक है, तो ये आपका याद हो जाना चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है श्लोक। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब आपका यहाँ तक टॉपिक क्लियर होता है, ये जीवन परिचय और ये कवि परिचय। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है संदर्भ की मतलब व्याख्या करनी है, एक प्रकार से हिंदी में अनुवाद करना है, संस्कृत की हिंदी में ही करना है। तो ये आपका 4 नंबर का होता है, इसकी मैं वीडियो जल्द लाऊंगा। अब यहाँ पर आगे आ जाता है आपका, देखिए अथवा में दिया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, अथवा में दिया है। इसको आप चाहें तो कर सकते हैं, मतलब अथवा में दिया है। तो मैं अब यहाँ पर अगला देखिए टॉपिक है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब यहाँ पर ये होता है 2 नंबर का, देखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 2 श्लोक आपको याद करने चाहिए, क्योंकि अगर एक श्लोक आ गया अगर अब बोर्ड एग्जाम में, तो फिर आप क्या करोगे, 2 नंबर तो आपके कट जाएंगे, क्योंकि कॉपी तो उसको कर नहीं सकते। मैं अभी इसमें दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एक ये श्लोक है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि परयाजय उभयत्र समोवीरा वीरभाव ही वीरता। तो ये देखिए 2 श्लोक आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, इसको और इसको, तो आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको लिख दिया हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ इसको हटाकर। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। 6वां आपका आएगा संस्कृत में अनुवाद करने के लिए 4 नंबर का। 7वां आएगा अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है, तो ये 2 लिख सकते हैं। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समोवीरा वीरभाव ही वीरता, मतलब बंधनम, अब याद कर लो बस, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या आएगा। अब आगे सीधा आपका आ जाता है 7वां क्वेश्चन, सॉरी 7वां का था ये। ठीक है, क्या था 7वां का था, और ये खा में अब क्या आएगा आपका,
में आपके कुछ प्रश्न आएंगे संस्कृत में, जो आपको संस्कृत में ही उत्तर देने होंगे। ये आपके होंगे 2 नंबर के, अथवा में रहते हैं, मतलब 4 दिया रहेगा, 4 में से किन्हीं 2 का देना है तो आप आसानी से कर लोगे। मैं कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर अगला टॉपिक आ जाता है वीरा केन पूज्यते। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वीरा वीरेण पूज्यते। ये आपका संस्कृत का है, जो क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर का आएगा। 4 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। मैंने आपको दिखा दिया था पहले ही, आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से कुछ आएगा। तो 30% जो सिलेबस कटौती की गई वो सब हटा हुआ है, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। तो वीरा केन पूज्यते, तो वीरा वीरेण पूज्यते। अलचेंद्रा का आसीत, तो आप लिखेंगे अलचेंद्रा यवन राजा आसीत, ठीक है। और पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत, तो पुरु राजा अलछेंद्रेण सह युद्धम अकरोत, ठीक है। आगे वाराणसी नगरी केशम संगम स्थली अस्ति, तो यहाँ पर लिखेंगे वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। इसका मतलब है वाराणसी नगरी बहुत सी धर्मों की संगम स्थली है। आगे वाराणसी नगरी कस्य कूले स्थिता, तो वाराणसी नगरी गंगाया कूले स्थिता। अगर बोले वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता, ठीक है, तो भी आप लिखेंगे वाराणसी नगरी गंगाया कूले स्थिता, ठीक है, बिल्कुल सेम रहेगा। आगे चंद्रशेखरा का आसीत, तो चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत, मतलब एक चंद्रशेखर क्या थे, हमारे प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त थे, ठीक है। आगे पदेन बिना किम दूरम याति, तो पदेन बिनम पत्रम दूरम याति। एक और क्वेश्चन आप याद कर सकते हो, ठीक है। ग्रामीणान का उस उपाहसत, है ना, तो ग्रामीणान एका नागरिका उपाहसत, इसका मतलब क्या है आप समझ गए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, 8वां, हास रस अथवा करुण रस की परिभाषा एवं उसका उदाहरण दीजिए, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, और ये 2 नंबर का आता है और बिल्कुल फिक्स यही आएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करुण रस अथवा हास रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखी है, उदाहरण सहित परिभाषा लिखी है, बातें की है। तो अब देखिए यहाँ पर हास रस पहले क्या लिखेंगे, किसी व्यक्ति का अनोखा रूप, आकृति, आकार, वेशभूषा, बातचीत आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। यही हास नामक स्थायी भाव जब विभावन संचारी भाव से सहयोग करता है तब हास रस की निष्पत्ति होती है। हास्य का मतलब होता है हंसना, ठीक है। अब हंसते हम कब हैं, तो आप जानते होंगे कब हंसते हैं। जैसे कि कोई एक लड़का है और वो लड़की का कपड़ा पहन लिया, कोई लड़की लड़का का पहन लिया, जैसे हम जूता मान लीजिए लड़कियों वाला पहन के कहीं चले जाएं तो लोग हंसने लगते हैं, तो वही हास होता है, ठीक है। हास का मतलब होता है मतलब विकृत रूप होना चाहिए, मतलब अनोखा रूप। एक प्रकार से कुछ भी चीज़ अगर अनोखी हो जाएगी तो आप हंस देंगे, चाहे वो लूला हो लंगड़ा देखकर तो हंस देते हैं, तो वही हास होता है। तो किसी व्यक्ति का अनोखा रूप, आकार, वेशभूषा, बातचीत कुछ भी हो, ठीक है, देखकर जो हृदय में हमारे विनोद भाव उत्पन्न होता है, यानी विनोद यहाँ पर नहीं होगा, हंसी का भाव उत्पन्न होता है, विनोद तो नहीं होगा, ठीक है, हंसी का भाव उत्पन्न होता है, हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वही हास होता है। हास नामक स्थायी भाव जब विभावन भावन संचारी भाव सहयोग करता है तब हास रस की निष्पत्ति होती है। अब इसका एक सिंपल मतलब परिभाषा याद कर सकते हैं ऐसे कि हास रस का स्थायी भाव हास है, यही हास नामक स्थायी भाव जब विभावन भावन संचारी भाव सहयोग करता है तब हास रस की निष्पत्ति होती है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था और वो वीडियो वायरल भी है, तो आप सर्च कर सकते हैं कि करुण रस अथवा हास रस की परिभाषा, तो मेरी वीडियो ऊपर आएगी, या लिख दीजिए हिंदुस्तानी क्लासेस तो आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल एकदम सिंपल हैं। पहला, प्रति सुनी उकसही अकुसाही देखी दशा हरिगन मुस्कुकाही। यहाँ पर मुस्कुकाही आया मतलब मुस्का रहे हैं, ठीक है, अकुसाही आया मतलब उकसा रहे हैं, तो एक प्रकार से हंसी आ रही है, तो बस ये आपका हो जाता है हास रस। आगे, नाना वाहन नाना बेसा भी से शिव समाज ने देखा। जब शिव जी का विवाह हो रहा था, नाना वाहन नाना बेसा, बहुत ही प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के लोग वहाँ पर गए थे, वानर, रिक्ष, हर चीज़। तो भी से शिव समाज ने देखा, समाज जब शिव को देखे तो भी से सब हंसने लगे, तो ये हो जाता है हास रस। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आ जाता है करुण रस। करुण रस क्या होता है, करुण का मतलब ही होता है करुणा, करुण मतलब दुखी होना। दुखी आप कब होते हो ये बताओ, आपकी कोई प्रिय वस्तु छीन जाए, या जैसे आप बहुत पढ़ाई करते हो आपकी किताब छीन ली जाए, आपका सिंपल सा उदाहरण है कि मोबाइल छीन लिया जाए। मोबाइल छीन लेंगे तो 2 दिन तो तुम खाना नहीं खाओगे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि करुण रस कब उत्पन्न होगा, करुण रस आपको चोट लग जाए तो करुण रस ही तो होगा। कोई भी चीज़ देख कर जो होता है, चोट वोट नहीं, कोई चीज़ देख लेते हैं जब उसमें दुखी हो हम, मतलब दुख हमारे अंदर भर जाए, जैसे किसी घटना देख लिए तो ये हो जाता है। देखिए किसी प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने पर, या प्रिय वस्तु, गौरव, वैभव, सम्मान, पद, कुछ भी हो सकता है,
आदि के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो क्लेश का भाव उत्पन्न होता है वही शोक होता है, यानी दुख होता है। क्लेश का मतलब ही होता है दुख का भाव उत्पन्न होता है, वही शोक कहलाता है। यही शोक नामक स्थायी भाव जब अनुभाव विभाव संचारी भाव संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। सेम इसी तरीके से है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हे खकमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, राम जी पूछ रहे हैं सभी से जंगल में। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है करुण रस का, ठीक है। राम जी दुखी थे और पूछ रहे थे। आगे देखिए, करहीं विलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि तल बारहीं बारा। इसको आप याद कर सकते हैं। तो मैंने आपको दे दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन देखिए आता है, यहाँ पर देख सकते हैं खा नंबर 8वां का खा आएगा। उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण सहित लिखिए। कोई भी आप देख लीजिए वही आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। 8वां का खा नंबर, इसमें देखिए एक दे दिया उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए या उदाहरण एवं परिभाषा लिखिए, और एक पहचानने के लिए दे दिया। तो पहचान आप नहीं पाओगे, ज़्यादा मतलब कठिन होता है थोड़ा, तो आप मतलब परिभाषा और उदाहरण ही याद कर लो, ठीक है। तो तीनों का याद कर लोगे तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपको इस वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर देखिए अलंकार कक्षा 10, बहुत ही मेरी ये वीडियो वायरल है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। अलंकार तो मेरी ही वीडियो ऊपर आएगी, अगर लिख दीजिए अलंकार हिंदुस्तानी क्लासेस तो मेरी वीडियो आप पा जाएंगे। तो ये वाली वीडियो को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बस इसमें मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा। देखिए यहाँ पर उपमा अलंकार, जहाँ किसी वस्तु व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा का मतलब ही होता है तुलना। अब जब हम तुलना करते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ ये पेन के समान है, तो क्या हुआ, हम उपमा ही तो बता रहे हैं और समान है भी, ठीक है। देख लो, बस ये एक ब्लैक है, एक आपका ब्लू है, ठीक है। तो ये हो जाता है। जैसे मैं बोल दूं कि मेरी ये पुस्तक उस राम की पुस्तक के समान है, तो क्या हुआ, ये समान, तो ये क्या हुआ, उपमा ही तो हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। जैसे मैं बोल दूं हरि पद कोमल कमल से, तो ये तो नहीं होगा। हरि के चरण गुलाब के समान कोमल है, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल, इसमें क्या हुआ, हरिपद कोमल कमल से, ये भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए हरिपद के जो कोमल है कमल से तुलना की जा रही है हरिपद के चरणों की, यानी हरि के पद की, पद मतलब आप बोलो चरण कमल, ठीक है। तो हरिपद कोमल कमल से। तो इसमें देखिए उपमेय क्या होता है, इनको अगर समझ जाओगे तो इसको याद करना आसान हो जाएगा। उपमेय जिसकी समानता बताई जाती है वह उपमेय होता है। तुम्हारे लिए काम की बात नहीं है। उपमान जिससे तुलना की जाती है, ठीक है। और वाचक शब्द समानता को व्यक्त करने वाला शब्द, जैसे इसमें अगर देखें तो राधा के चरण गुलाब के समान कोमल, किसकी तुलना की जा रही है, राधा की तुलना की जा रही है, राधा के चरण की तुलना की जा रही है, किससे, गुलाब के समान कोमल, यानी गुलाब से की जा रही है। तो मतलब जिसकी समानता बताई जाए, यानी यहाँ पर राधा की समानता बताई जा रही है, तो ये क्या हुआ, उपमेय हुआ। उपमान क्या होगा, जिससे समानता की जाए, यानी गुलाब से समानता बताई जा रही है, तो ये उपमान हुआ। आगे यहाँ पर समानता क्यों, तुलना, ठीक है, एक प्रकार से। और यहाँ पर कमल से, कोमल कमल से। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा शब्द यहाँ पर आया, वाचक शब्द, समानता को व्यक्त करने वाला शब्द, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। तो यहाँ पर कोमल जो शब्द हुआ ये हमारा क्या हुआ, कोमल तो दोनों हैं। तो दोनों जो मतलब गुण मौजूद होता है जिसमें उपमेय में और उपमान में, मतलब दोनों मिला होता है। जो जैसे कोमल दोनों हैं, चरण कोमल है राधा के और गुलाब भी कोमल है, तो ये कोमल क्या हुआ, ये हमारा वाचक शब्द हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका कोमल, तो लिख दीजिए। तो ये हो गया। आगे देखिए साधारण धर्म, जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है, साधारण धर्म कहलाता है। सॉरी, यहाँ पर ये नहीं होगा, साधारण धर्म में आएगा, ठीक है, कोमल, और समान जो आएगा इसमें आएगा। तो ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा आप देख सकते हो, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार उदाहरण देख सकते हैं, चरण कमल बंदव हरिराई, हरि जननी में बालक तेरा, चरण कमल बंदव हरिराई, मैंने 2 बार लिख दिया तो ये कर देना आप। मुनिपद कमल बंदिदो भ्राता, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। दोनों एक ही लाइन है लेकिन अलग अलग इसमें दिया गया है। तो इनमें से कोई एक आप याद कर सकते हो, आपके बोर्ड एग्जाम में आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो आपको समझना है अगर तो आप जाकर समझ सकते हैं। बस आपका 70 नंबर आपका आज से क्लियर हो जाएगा, इतना आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला अलंकार आ जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार।
जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। वहाँ पर क्या था, मतलब उपमा अलंकार में भाई जहाँ उपमेय और उपमान की मतलब क्या तुलना की जाती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, मतलब संभावना बताई जाए, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। उदाहरण लिख लीजिए, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवनों के झोंकों से। दूसरा, सोहत ओढ़े पितुपटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। आगे, धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक याद रखना, मनु मानो जनहु मनहु जनु जानो आदि, ये जितने शब्द हैं छठो, इनमें से अगर कोई शब्द इसमें मौजूद है तो आप समझ जाना कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे यहाँ पर कोई भी ले लो, जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो, ये देखिए मानो शब्द आया यहाँ पर, तो यहाँ पर मतलब उत्प्रेक्ष अलंकार हुआ। आगे, सोहत ओढ़े पितुपटु श्याम सलोने गात, मनव, ये देखिए मनव आ गया, तो यहाँ भाई आपका उत्प्रेक्ष अलंकार हुआ। धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु, ये आया एक शब्द मनहु, रंग निधि लूटन लागी, तो इसमें भी आपका उत्प्रेक्ष अलंकार है। ये तो आप याद रख लेना, और समझना है अगर अच्छे से तो आप जाकर हमारी वीडियो सर्च कर सकते हैं या हमारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या आ जाएगा, अगला टॉपिक हमारा आ जाएगा निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो यहाँ पर अप से मैं बता दूं, अप से अपमान, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ लिख के, तो यहाँ पर आप बस इसी में समझ लीजिए, ठीक है। मुझे लिखने में देखिए मैं इतनी बड़ी वीडियो बना रहा हूँ तो दिक्कत हो जाती है बहुत सारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अप से क्या बना सकते हैं आप शब्द, देखिए दो, एक प्रत्यय आएगा एक उपसर्ग आएगा। तो ये उपसर्ग क्या होता है, जो पहले शब्द होता है और उसके बाद हमें शब्द बनाना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पर दिया है, उसके बाद हमें जोड़कर बनाना पड़ेगा शब्द। जैसे अप से अपमान, मान लगा देंगे अपमान, ठीक है। और देखिए अब अपमान हो जाएगा, ठीक है। और आगे आपका हो जाएगा यहाँ पर अपमान, अपरिहार भी लिख सकते हो, अपशब्द लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। आगे अधि से अधिकार, ठीक है, और अधिकरण, ये दो हो जाएंगे, दो शब्द बनाना ही है। परि से परिक्रमा, ये तो आप अपने से कर लोगे, परि से परिक्रमा, परिधि, ठीक है, जो आप मैथ में पढ़ते हो ना। फिर आज खांसी आ गई। आगे उप से उपमान, ठीक है। उप से क्या हो जाएगा, उपमान, आपने पढ़ा उसमें अलंकार में, ठीक है। तो उपमान, उपमा अलंकार, उपमा उपमान, ठीक है, ये सब हो जाएगा। आगे अभि से अभिशाप, अभि गौरव, अभिशाप, अभिमान, ठीक है, ये सब हो जाएगा। अभिलाषा, सह से सहचर, सहपाठी, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रत्यय आ जाता है। प्रत्यय में आपका क्या होगा, प्रत्यय में आपको करना पड़ेगा दो शब्द आपको प्रत्यय में बनाना पड़ेगा। तो आखिरी में आना चाहिए, तो ममत, तो करत, तो विविध, तो ये सब तो आना चाहिए। जैसे आ गया तो ये हो जाता है। ता में बड़कपनता, महानता, लड़कपनता, ठीक है, ये सब आता है। हटता, मतलब हटता भी हो सकता है, बहुत सारे शब्द बना सकते हो। अब आपको सोच कर लिख लेना है, ये याद करने वाली चीज़ नहीं है। हमेशा आप बोलते रहते हो, आप लिख लो बस। कभी कभी गलती क्या करते हैं लोग कि उपसर्ग की जगह प्रत्यय बना देते हैं, प्रत्यय की जगह उपसर्ग। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, तो ये गलती तुम बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। आगे हट से गर्माहट, चाचाहट, आहट भी बोलो चाहे हट बोलो, ठीक है। हट, गर्माहट, चाचाहट, हट तो आता है, आहट हो चाहे हट हो, बात एक ही है। चाचा हट, गर्मा हट, हट तो आ रहा है, बस वही है आपका वट। यह आप अपने से कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर यार तीन के मेल से एक एक शब्द बनाने हैं, एक एक शब्द बनाने हैं तीन के मेल से। दिया कितना, 2 2 4 6, 6 में से 3 करने हैं, इसमें 5 में से 3 करने हैं। अब 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द, इसमें 2 करने हैं, 5 में से आराम से कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या आएगा, देखिए अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। तो मैंने आपको बता दिया था समास विग्रह, ठीक है। तो समास विग्रह आप नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, समास को मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर आपका उसके बाद आ जाता है समास, ठीक है। तो समास में क्या करना है, देखिए समास में किन्हीं के समास के विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम में एक सेम क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर आपका क्लियर इसमें भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर घी शक्कर, विषधर, नीलांबर, इसमें आपको देखिए क्या पढ़ना है। आपकी बार कुछ समास हटाए गए, जैसे कर्मधारय समास और आपके बहुब्रीहि समास। तो आपको पढ़ना क्या क्या है, द्विगु समास और द्वंद्व समास, केवल 2 समास पढ़ने हैं, ठीक है। आप समझ लो 2।
तो आसान से कर लोगे। तो ये आप देख सकते हो। द्विगु समास क्या होता है, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, बस संख्यावाची याद करो, द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा, तिराहा, द्विराहा, ठीक है, चारपाई, ये सब देखिए यहाँ पर देखो। चौराहा 4 रास्तों का समूह, चौमास, चौमास मतलब 4 मासों का समाहार, ठीक है। आगे चारपाई 4 पावों का समाहार, चौपाई 4 पदों का समूह, ठीक है, 4 पदों का समूह, तो तभी चौपाई बनती है, 4 पद जब होते हैं। तो ये देखो आपका हो जाता है। तो इसको आप याद ना करो, ये आपको नहीं आएगा, बस इतना आएगा तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समास में 2 पद समान हो, इनमें 2 शब्दों का मेल होता है। अब एक इसमें देखिए मेन बात, एक का मतलब विलोम शब्द दूसरा होगा। जैसे यहाँ पर देश का विलोम शब्द विदेश, तो देश विदेश। रात का होता है उल्टा दिन, तो रात दिन। स्त्री का होता है उल्टा पुरुष, तो स्त्री पुरुष। सुख का होता है उल्टा दुख, तो सुख दुख। बस इस तरीके से कुछ शब्द हैं जो मतलब नहीं आएंगे ऐसे, लेकिन ठीक है आप कर लोगे, इन्हीं में से आएंगे कुछ, तो आप कर लोगे आराम से, ठीक है। बस समास में आपको बता दिया, तो आपके दो नंबर इसमें भी मैं क्लियर आपके करवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आपका क्या आएगा, अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए तो इसमें मैं देख लेता हूँ, मेरे पास बहुत सारे पेपर रखे हुए हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। तो आपको तत्सम रूप यहाँ पर लिखना है, भगत प्यारा अंगुली कान। तो भगत का हो जाएगा भक्त, प्यारा का हो जाएगा न्यारा, बहुत सारे लोग बोलते हैं, अंगुली का हो जाएगा उंगली, कान का हो जाएगा कर्ण। तो ये हो जाता है। आगे देखो यहाँ पर, बस इनको याद करना है आपको, तो आप कर लेना, ठीक है। निम्नलिखित में तत्सम रूप, तद्भव, तत्सम आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। तद्भव तत्सम होते क्या है कि हिंदी के जो शब्द बिगड़ जाते हैं ना, आप जानते होंगे, जैसे हिंदी है उसके शब्द बिगड़े हुए, संस्कृत हिंदी मिल के बनते हैं वो शब्द, तो ये हो जाता है आपका। अब देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद है, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका। उसके बाद निम्नलिखित में से 2 के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची में आपको अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये पर्यायवाची है, इसमें आप देख लीजिए। चलिए मैं आपको लिख के बता ही देता हूँ, ठीक है, कुछ तो इस तरीके से आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख लेना, आ, सु, सा, ये सब इनके, तो मैं देखिए इस तरीके से लिखना है। देखिए बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं कि वो प्रश्न संख्या लिखेंगे 9 का जैसे ऐसे लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे ऐसे लिखते चले जाएंगे, इसको इधर नहीं लिखेंगे, केवल इतना लिख देंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हो, तो इसीलिए मैं इसको लिख कर आपको दिखा दिया, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में गलती ना करो। छोटी छोटी जो गलतियाँ मैं हमेशा बताता रहता हूँ। और हाँ, अगर आपको मान लीजिए गलती हो जाती है तो 1 लाइन से इस तरीके से काट देना है, 2 लाइन आप खींच सकते हो, बस ऐसे मत कर देना कि एकदम काला बना दे एकदम ऐसे, ठीक है, तो फिर एग्जामिनर भी तुम्हें काला बना देगा, समझ लेना। तो चलिए देखते हैं आगे। तो मैंने बता तो दिया था, बस बताने के लिए इसको लिख दिया। अब आगे आपका टॉपिक क्या आएगा, देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया। आगे टॉपिक आपका आएगा, ये तो आपका हो गया, इसमें भी हो गया, मैंने बता दिया, इसका भी आपको बता दिया, ठीक है। तो से हो गया, तो से आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो से क्या हो जाएगा बता सकते हो, तो से बताओ, तत्व, तत्व, बस, ठीक है। 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाना है। अपन से बचपन ले बना दिया मैं। वट से तुम बनाना, ता से बताओ, चलो तुम बनाना, मैं नहीं बनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 2 के समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया, द्वंद्व समास और द्विगु समास 2 पढ़ने हैं आपको इस साल। 12 मासा, 12 महीनों का समाहार, ये हो जाएगा 12 मासा। इसमें क्या होगा, 12 महीनों का समास, क्या कौन समास हुआ, द्वंद्व समास। द्विगु समास आप जानते हो संख्यावाची होता है, इसमें क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर द्विगु समास, ठीक है, क्योंकि द्विगु समास में संख्यावाची होता है। 12 यहाँ पर दिया ही गया है। आना जाना, चक्रपाणी, नीलमणि, ठीक है, चक्रपाणी, तो अब आप कर लेना, मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप इसमें क्या आपको लिखने पड़ेंगे, तो इनको आप कर लोगे, आप 2 नंबर इसमें भी आपके मिल जाएंगे। और निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो आप इनके पर्यायवाची शब्द याद कर लेना सभी के, ठीक है। सर्प, आकाश, नभंबर, आसमान, तालाब, तड़ित, तालाब, ठीक है, पखेरु, ये सब होता है। सर्प का सांप, ठीक है, और क्या होता है हम याद नहीं आ रहा है, तो देख लेना, ठीक है। मुझे जो भी होता है मैं आपको सब कुछ बोल देता हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता है कि मुझे नहीं आता, सब कोई सर्वज्ञानी नहीं होता। आप ये कभी मत सोचना कि इनको बहुत सारा आ रहा है, नहीं, हमको कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। आपको बता रहे हैं तो कुछ हम देख कर बता रहे हैं, कुछ लिख कर बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। बल्कि हमसे महान तो आप लोग हो जो इतना याद करना पड़ता है। एक टीचर से महान स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि उनको सभी सब्जेक्ट तैयार करना पड़ता है। हमको क्या है, हम तो हिंदी बताएंगे,
लिख कर बता देंगे, तो कुछ भी ऐसे होता है, ठीक है। तो आप कभी भी टेंशन मत लिया करो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद आप इस तरीके से कर लोगे और संधि का नाम लिखना है, तो आपको देख लेना है, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अब वीडियो अच्छी लगी होगी और 70 नंबर आपके अब क्लियर हो जाएंगे और आपको डर, थोड़ा आपका डर मैं ख़त्म करने की कोशिश किया हूँ। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।